एक ऐसे अस्पताल में आपको लेकर आई है जहां पर पंचकर्मा विधि यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा जो है बच्चे पैदा हुए हैं जो बे औलाद थे, जिनके घर में किलकारियां नहीं गूंजती थी। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से काफी बच्चे जो है इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। वो माँ बाप तड़फते थे, बच्चों को लेकर तड़फते थे कि हमारे घर में किलकारियां कब गूंजेंगी। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वो बच्चे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा यानी कि पंचकर्मा विधि द्वारा ये बच्चे पैदा हुए हैं। आखिरकार ये कौन सा अस्पताल है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रूम पे जब मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा था और मैं बैड न्यूज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, मेरी आंखें बंद थी, मैंने सिर्फ बच्चे की धड़कन की आवाज़ सुनी और मैं कह नहीं सकती कि उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरी बेबी की हार्ट बीट है। मैंने डॉक्टर से पूछा हार्ट बीट आ गई? डॉक्टर ने कहा हाँ आ गई, आप उठ जाइए। अब मैंने कहा मैं उठ जाऊँ? मुझे तो हिम्मत ही नहीं है उठने की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नर्वस थी और विश्वास नहीं था मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सब जहाँ भी दिखाती थी वहाँ सब यही बोलते थे ऑपरेशन। यहाँ नेचुरल तरीके से मेरी ट्यूब खुल गई है और अब मैं कंसीव कर पाऊँगी, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। शादी होने के बाद अक्सर पेरेंट्स में एक चाहना होती है कि उनके घर में किलकारियां कब गूंजेंगी, कब उनके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर बच्चा नहीं होता और परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस वीडियो को दिखाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। इस वक्त हम आपको एक ऐसे अस्पताल की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अस्पताल पिछले कई सालों से यहां पर वो इलाज किया जाता है, पंचकर्मा विधि द्वारा इलाज यहां पर किया जाता है। इलाज होने के बाद हजारों बच्चों ने जन्म लिया है, ऐसा दावा डॉक्टर चंचल करती हैं। डॉक्टर चंचल से हम बात करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं अस्पताल के अंदर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कई लोग पिछले कई सालों से, यानी कि मैं कहूं कि कई सालों से लोग यहां पर निरंतर पहुंच रहे हैं और हर घर में जो भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, हर घर में बच्चों की किलकारियां आज सुनने को मिल रही हैं। तो चलते हैं डॉक्टर चंचल के पास और उनसे सीधी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। डॉक्टर साहब, करनाल न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आप इलाज कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जिनके यहाँ पर बच्चे नहीं होते थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनफर्टिलिटी की समस्या, जिसे आमतौर पर बांझपन कहते हैं, ये समस्या आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस समस्या के लिए अभी एलोपैथिक साइंस में अगर देखा जाए तो इन्वेसिव प्रोसीजर्स ज़्यादा किए जाते हैं, जैसे हम सर्जिकल प्रोसेस कहते हैं, या फिर जैसे लेप्रोस्कोपी करना, हिस्ट्रोस्कोपी करना, या फिर आप डायरेक्टली IVF की तरफ जाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव मेथड है। तो आयुर्वेद के माध्यम से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वही हम पिछले 14 सालों से यहाँ आशा आयुर्वेदा के सेंटर्स पर कर रहे हैं। पंचकर्मा विधि क्या है? आप पंचकर्मा विधि से भी इलाज करने की पूरी कोशिश करते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जो भी चिकित्सा आप किसी भी पेशेंट की करते हैं तो वो शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों तरीके से की जाती है। शोधन चिकित्सा यानी कि आप उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आयुर्वेद कहता है आपकी बॉडी 3 मूल स्तंभ पे जुड़ी हुई है, वात, पित्त और कफ पे। तो अगर वात और पित्त या कफ में से दोषास डिस्टर्ब रहेंगे तभी आपकी बॉडी में कोई डिजीज आएगी, वो आपकी धातुओं को खराब करेगी और फिर उसके बाद आपके स्रोतस में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इस तरीके से एक पैटर्न चलता है। तो अगर आप पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं यानी कि शोधन चिकित्सा करते हैं तो आप दोषों को समन्वय अवस्था में लेकर आ पाते हैं और जब आपके दोषास जो हैं वो समन्वय अवस्था में आ जाएंगे तो डिजीज़ को रिकवर करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम शोधन करते हैं जिसको पंचकर्मा बोला जाता है और आयुर्वेद में 5 तरीके की प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। यही पंचकर्मा है। वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण, ये प्रोसीजर्स हैं और इसमें अलग अलग मेडिसिन को यूज़ करके आप पेशेंट का शोधन करवाते हैं उसकी दोष दृष्टि को देखते हुए और उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ में शमन चिकित्सा करते हैं जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है। तो इन कॉम्बिनेशन में जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो रिजल्ट्स, एफिकेसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मैम, कारण क्या है? महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, क्या कारण क्या रहता है? बच्चे क्यों नहीं हो पाते हैं?
देखिए, बात सिर्फ बच्चे होने की है या नॉर्मल लाइफ में भी जो बीमारियां होती हैं, आयुर्वेद बोलता है 3 स्तंभ हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी कि आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। डाइट सिर्फ हेल्दी खाना इनफ नहीं होता है, आप खाने का भी एक पैटर्न बताया गया है आयुर्वेद में। आप अनियमित काल में भोजन करते हैं, आप विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, या फिर अजीर्ण काल में भोजन कर रहे हैं, मतलब खाने के जो पैटर्न्स हैं वो भी मैटर करेंगे। फिर इसके साथ साथ आज के टाइम में सब लोग डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन जो खाना में ऑलरेडी मिल रहा है वो भी काफ़ी अडल्ट्रेट मिलता है। जैसे दूध मिलता है तो वो इंजेक्शंस के हिसाब से मिलता है। आप अगर चिकन खा रहे हैं तो वो भी पोल्ट्री फॉर्म जो है वो भी अभी पॉल्यूटेड ही माना जाता है। तो इस तरीके से जो खाना हमें मिल रहा है वो भी हमारी बॉडी को जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है, उसमें डिजीज़ क्रिएट करता है। निद्रा की बात करें तो सबका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। आयुर्वेद के हिसाब से आपका जो दिन है वो सूर्य और चंद्रमा की गति के हिसाब से चलता है, लेकिन हमारा स्लीप पैटर्न अब वैसा नहीं है। हम आधी रात को 2-2 बजे तक सोते हैं, सुबह 7 बजे की जगह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, उसकी वजह पे 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं। नॉर्मल पैटर्न ऐसा हो गया है। दिन में सोते हैं, नॉर्मली आयुर्वेद बोलता है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना अलाउड है, अदर देन डैट सिर्फ गर्भिणी को, वृद्धा को या फिर रोगी को ही दिन में सोना है, बाकी लोगों को दिन में नहीं सोना होता है। लेकिन अभी सबको दिन में 2-2 घंटे सोना है। आप 2 बजे तक सो रहे हैं और आप उसके बाद सुबह 9 बजे उठते हैं, फिर आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो स्लीप पैटर्न ऑल्सो मैटर्स। और इसी के साथ साथ फिर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जितने पेशेंट्स का अगर मैं बात करूं, हम हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि आपका जो पैटर्न है, स्लीप लाइफस्टाइल है वो कैसा है, आप योगा कितनी देर करते हैं, आप वॉक कितनी देर करते हैं। तो आधे लोग तो ये कहते हैं हम तो फिट हैं तो हमें योगा करने की क्या ज़रूरत है, हम तो मोटे नहीं हैं तो हमें योगा करने की क्या ज़रूरत है। तो एक जो सोच है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। फिर जो लोग एक्चुअली उस सब चीज़ों के लिए जागरूक हैं उनके पास समय नहीं है। उन्हें ऐसा होता है, अगर सपोज एक स्कूल की टीचर है तो उसे सुबह 7 बजे स्कूल जाना है तो शी वॉन्ट गेट अप एट 5:30, और ज़्यादातर लोग मतलब अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं कि 7 बजे बस पकड़ पहुंचना है तो हम 6:30 बजे तक रेडी हो जाएं और हम उसके हिसाब से उठेंगे। तो आधा घंटा एक्स्ट्रा कोई नहीं देना चाहता, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी साइकिल डिस्टर्ब होती है। मतलब हमारे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और हम वो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम अपने बॉडी, माइंड और सोल को एक बैलेंस में लाने के लिए जो मेडिटेशन, योगा, वॉक ये सब चाहिए वो सब नहीं करते। और ये तीनों स्तंभ में से अगर एक भी पिलर अगर जो है वो डिसबैलेंस होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी बीमारियों से राहत आपको नहीं मिलेंगी। आप बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयाँ खा लीजिए तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अच्छा, ये बड़ा सुनने को मिलता है फ्लोपियन ट्यूब, ये क्या चीज़ है, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इसके बारे में जानकारी मैं आपको एक मॉडल से देना चाहूँगी। नॉर्मली पेशेंट्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। फीमेल का गर्भाशय है, गर्भाशय में प्रेगनेंसी रुकती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन गर्भाशय में प्रेगनेंसी रुकने के लिए पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के बीज को मिलना जरूरी है। तो ये वो पैसेज है, जैसे ये अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो शुक्राणु जो है वो अंदर गर्भाशय में जाता है। यहाँ से अगर फीमेल एग ओव्यूलेट करती हैं तो एग जो है वो ट्यूब के अंदर जाता है। तो ये वो पैसेज है, ये वो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलता है, फिर वो फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी आएगी। तो इसलिए फेलोपियन ट्यूब्स वो पैसेज है, वो स्पेस है, वो ऐसी स्पेस है जहाँ पर मेल स्पर्म फीमेल एग मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। ब्लॉकेज हो जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? ब्लॉकेज होने के ऐसे लक्षण पता नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको नीचे नलों में दर्द हो रहा है, नलों में सूजन महसूस होती है, रिलेशन बनाने के बाद काफ़ी पेन महसूस होता है, या फिर उनको ऐसे कई लंबे समय तक ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कभी कभी डिस्चार्जेस फील होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या सिंपल पानी जैसा जा रहा होता है। तो इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लॉकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। या किसी को जैसे बहुत पहले टीबी रहा हो तो गर्भाशय की टीबी से नलों में दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। बट ये सिर्फ साइंस हैं, एक्चुअली कोई सिम्टम्स नहीं कह सकते हैं। इनके थ्रू आप एक चांस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर साल भर से आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और आप वर्किंग भी हैं तो बाहर के वॉशरूम्स यूज़ होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि शायद इन्फेक्शन बॉडी में गया हो, यूट्राइन बॉडी में गया हो और ट्यूब्स ब्लॉकेज हो सकती हैं। तो इसका पता लगाने के लिए टेस्ट क्या होते हैं मैम? ट्यूबल ब्लॉकेज की जो जांच है उसको HSG कहते हैं, जैसे हिस्टेरोसोनोसल्पिंजोग्राफी, जिसमें गर्भाशय के अंदर डाई डाली जाती है और डाई का एक एक्सरे लिया जाता है कि वो डाई पूरे पैसेज को क्लियर कर रही है या फिर बीच में कोई ब्लॉकेज या अवरोध होने की वजह से वो आगे ट्यूब्स में से बाहर नहीं निकल रही है। तो HSG के एक्सरेज निकलते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ट्यूब्स की क्या कंडीशन है। उसमें ट्यूब में अगर स्वेलिंग होती है तो वो भी दिख जाता है, ट्यूब्स में कोई थोड़े बहुत जाले रहते हैं तो वो भी दिखता है। सेकेंड प्रोसेस है सोनोसल्पिंजोग्राफी, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड में ट्यूब में दवाई, यूट्रस में दवाई डालते हैं और
अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं कि मीडियम से पास होके बाहर निकली या नहीं निकली। तो पेल्विक एरिया में अगर फ्लूइड दिख रहा है तो मतलब खुली है, नहीं दिख रहा है तो बंद है, लेकिन उसमें ट्यूब की इंटरनल स्थिति का बहुत पता नहीं चलता। एंड तीसरा जो टेस्ट है वो है लेप्रोस्कोपी। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, सर्जरी है ये। इसमें दूरबीन के द्वारा आप यूट्रस की पूरी स्थिति का जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों टेस्ट में से किसी भी टेस्ट के माध्यम से आप ट्यूब्स की स्थिति का पता कर सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन के कारण भी ट्यूब जो है मतलब कहना चाहिए ब्लॉक हो सकती है? ज़्यादातर इन्फेक्शंस की वजह से ही ट्यूब ब्लॉकेज होती है। वो इन्फेक्शंस होने के पुरानी बीमारी से भी मैं वो भी इन्फेक्शंस ही काउंट होंगे। जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए, सपोज किसी को पहले अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन के बाद हम नॉर्मली महिलाओं को उतना रेस्ट नहीं देते जितना डिलीवरी के बाद देते हैं, तो गर्भाशय का मुंह कुछ समय तक खुला रहता है, तो वहाँ से इन्फेक्शंस ट्रैवल होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोगों को हाइड्रोसल्पिंग्स की समस्या रहती है, यानी नलों में पानी, तो वो भी वेजाइनल इन्फेक्शंस जब लंबे टाइम रहेंगे तभी ट्रैवल करके जाएगा, तो वो भी एक तरीके से इन्फेक्शन से ही हुआ है। कुछ लोगों को लंबे वाइट डिस्चार्ज की वजह से इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों को लंबे यूटीआई की वजह से ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के जरिया अलग अलग हो सकते हैं, बट होंगे इन्फेक्शंस की वजह से। मिसकैरेज से भी इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, मिसकैरेज के बाद इन्फेक्शंस, फीमेल की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और बहुत सारे लोगों में बार बार एबॉर्शंस होने के बाद ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो आपको बातें समझाई गई हैं, बताई गई हैं, देखिए दोस्तों, इस वीडियो को दिखाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारा वीडियो पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, भारत के किसी भी प्रांत से देख रहे हैं, तो आपको दिल्ली में आना होगा, दिल्ली के राजौरी गार्डन में आना होगा, जहां पर आपको महज 100 रुपये में कमरा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर समाज सेवा देखी जा रही है। मैडम, सिर्फ 100 रुपये लेते हैं आप जो बाहर से आते हैं? बेसिकली हमने अभी स्टार्ट किया आशा ट्रस्ट के नाम से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे पास बाहर से आते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता था, कई बार लोगों को रूम्स का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जस्ट एक कोशिश की है कि जितनी सुविधाएं हम लोगों को दे पाएँ उतनी हम देने की कोशिश करें, ताकि उनको ट्रीटमेंट का ही एक्सपेंस बियर करना पड़े। ये जो एक्स्ट्रा दिल्ली में रुकने का एक कॉस्ट होता है वो उनके ऊपर ना आए। अच्छा मैडम, जैसे बात करें ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए या तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाएं, जो कि हम करते हैं। आयुर्वेदा में उत्तर बस्ती चिकित्सा की जाती है, जो यूट्रस के अंदर मेडिसिन इंसर्ट की जाती है, मेडिकेटेड ऑयल्स के फॉर्म में होती हैं वो, और उसके थ्रू आप अपने ट्यूब्स को ओपन करवा सकते हैं। साथ में आयुर्वेदिक खाने की मेडिसिन भी दी जाती हैं, तो ओरल मेडिकेशन प्लस ये दिस ट्रीटमेंट। या फिर आप एलोपैथिक साइंस के हिसाब से अगर बात करें तो आप लेप्रोस्कोपी का ट्रीटमेंट अपना सकते हैं, जो कि एक इन्वेसिव प्रोसेस है। सर्जरी है, सर्जरी में ट्यूब्स खुल सकती हैं, नहीं खुल सकती हैं, बट वो एक प्रोटोकॉल हो सकता है। अच्छा, आईवीएफ के मुकाबले आयुर्वेदिक इलाज कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है? देखिए, आईवीएफ कराने के लिए अपने वैलिड रीजंस होने चाहिए, तभी आप आईवीएफ को अपनाएं। आईवीएफ या आयुर्वेदा बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, मैं ऐसे इस पर कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत नहीं है आईवीएफ के लिए, तो आप अननेसेसरी आईवीएफ को बेस्ट ट्रीटमेंट ना मान के लास्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी नेचुरली आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है तो आपको आईवीएफ क्यों करना है, ऐसा मैं मानती हूँ। अच्छा मैडम, अब तक आपने अपने जीवन में कितने लोगों का इलाज किया और कितने सक्सेस हुए? मैं इसका एक सिंपल सा आंसर दूं तो हमारे दिल्ली सेंटर पर डेली कम से कम 4 से 5 लोग कंसीव करते हैं, और हर महीने हमारे क्लिनिक पर कम से कम 70 से 80 लोगों की ट्यूब खुली जाती हैं। अच्छा मैडम, ट्यूबल ब्लॉकेज अगर मान लीजिए हो जाता है तो कैसे व्यायाम करने चाहिए, कैसी दिनचर्या होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिनचर्या का प्रिंसिपल तो सेम है। सोने का समय, उठने का समय सही होना चाहिए। डाइट का पैटर्न सही होना चाहिए, मतलब आपका जब जो समय है खाने के लिए, जैसे आयुर्वेद बोलता है कि अगर आपने आहार लिया है तो वो 2 घंटे आपके आमाशय में रहेगा, या 2 घंटे आपके पक्वाशय में रहेगा, फिर 2 घंटे आपके वृद्ध बड़ी जो वो रहती है, आंत रहती है, उसमें रहता है। तो आप 6 घंटे का गैप रखें, नहीं तो एटलीस्ट 4 आवर्स तक तो आप बार बार छोटी छोटी टाइम पे मंचिंग ना करें। पहला खाना पच नहीं जाता तब तक दोबारा खाना ना खाएं। बाकी जो डाइट है वो आपके दोषास के डिस्टर्बेंस पे डिपेंड करती है। सपोज आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हुई है, तो आप एंडोमेट्रियोसिस में वात और पित्त का ध्यान रखेंगे, तो उसके अनुसार आहार विहार दिया जाएगा। अगर आपको इन्फेक्शंस की वजह से है तो इन्फेक्शन से जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आई है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट दिया जाएगा। तो डाइट में क्या नहीं खाना वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन डाइट कैसे खाना है वो उसके लिए सबके समान नियम है, तो उसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। योगा वॉक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपके अग्नि को अच्छा रखती है, वो आपके शरीर के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाता है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है। उसके बाद आप जो भी आहार लेंगे वो भी सारी धातुओं का पोषण करेगा, और जो आप मेडिसिन लेंगे उसका भी अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से होता है।
अच्छा, कोई एज का भी मैटर होता है कि आप किस एज में शादी करवा रहे हैं, 35 के बाद करवा रहे हैं, 40 के बाद करवा रहे हैं, कुछ ऐसा भी रहता है क्या? ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ उसका बहुत ज़्यादा लिंक तो नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी के साथ डेफिनेटली है। 35 प्लस में अभी रिसर्च ऐसा कहती है कि फीमेल्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन चेंजेस आ जाते हैं एग्स में, और आजकल तो मेल में भी डीएफए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलने लगा है। तो इसलिए एज डेफिनेटली एक मैटर करती है, और अगर सही समय पर शादी जैसा डिसीजन लिया जाए तो आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। अच्छा, नशा भी कोई इसका मुख्य कारण रहता है? अब कई महिलाएं हैं, वो उनका साफ कहना है कि हम तो नशा करते नहीं हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? महिलाओं में नशे का बहुत ज़्यादा प्रयोग देखा नहीं गया है, लेकिन जो लोग करते हैं डेफिनेटली उनकी एक्वालिटी पे इम्पैक्ट आता ही है। सिर्फ नशा नहीं, आपके बाकी खान पान से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप लोग चाइनीज़ बहुत खा रहे हैं, या जंक फूड पे बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा तीखा, खटाई, अचार, इन चीज़ों पे ज़्यादा है, तो उसका असर डेफिनेटली आप पे देखने को मिलता है। पुरुषों पे भी ये बात लागू होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग पे, गुटखा में, ड्रिंक में, इन सब में रहते हैं, उनके स्पर्म की क्वान्टिटी डेफिनेटली कम ठीक हो सकती है 1% को, लेकिन क्वालिटी 100% कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगी। अच्छा, पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे सुधारे जाएं? कोई काउंसलिंग भी करते हैं आप? जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ हम हर तरीके से काउंसलिंग करते हैं, बट ऐसा हमारा कोई सेक्स एजुकेशन सेंटर नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर चंचल। अब आपको जानकारी दे दें कि पिछले लंबे समय से बहुत बेहतरीन इनका तजुर्बा है, और अब तक हज़ारों मरीज़ों का ये सक्सेसफुल, यानी कि कहें कि जिनके यहाँ पर बच्चे नहीं होते थे ना साहब, आज उनके घर में किलकारियाँ सुनने को मिलती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर हम देखते हैं कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई लोग दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, कई लोग एडॉप्शन के चक्कर में रहते हैं कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से एक बच्चा मिल जाए ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी का वो सहारा बने। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी उम्र, मतलब उम्र की अगर हम बात करें, देखो उम्र बार बार ये बात आती है कि 45 हो गया, 50 हो गया, अब बच्चा नहीं होगा। उम्र डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन उम्र से ज़्यादा आपका एग रिजर्व मैटर करता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, मतलब आपको मीनोपॉज नहीं हुआ है और आपका एग रिजर्व ठीक है, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। वो फिर चाहे एज 42 हो या 43 हो। लेकिन अगर आपका AMH कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप प्री मीनोपॉजल सिचुएशन में आ गए हैं, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, तो आप भले ही 23 के हो तो भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाओगे। तो मेडिकली ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें एज से ज़्यादा मेडिकल फैक्टर्स मैटर करेंगे। कितने दिन का प्रोसेस होता है? मान लीजिए आज कोई आपके पास आया, तो वो आपके साथ कितना समय जुड़ा रहे और कितने समय में जो है बच्चा होने की उम्मीद? 3 महीने का ट्यूब का ट्रीटमेंट होता है हमारा। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हम टेस्ट वापस कराते हैं। उसके जो भी ट्यूब्स की स्थिति रहती है, उसके बाद प्रेगनेंसी की दवाइयाँ प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे 1-2 महीने में भी ट्रीटमेंट के दौरान भी कंसीव कर जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उसके बाद ट्यूब का ट्रीटमेंट होने के बाद उनको प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो समय तो डेफिनेटली लगेगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। कोई ये नहीं बता सकता कि आप इस तारीख को कंसीव कर जाएंगे। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें जो बे औलाद है, जिनके घर में किलकारियां नहीं गूंजती हैं, जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, उनके अंदर तड़फ है, जो लोग अडॉप्शन के चक्कर में रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। हमारा काम है वीडियो को बनाना, आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ना जाने आपका एक शेयर ना जाने किसके घर की किलकारी को सुनने को एक जो तत्परता होती है वो सुनाई दे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप आना चाहते हैं इनके सेंटर में, तो नीचे एड्रेस दर्शाया गया है। मैडम, राजौरी गार्डन में किस जगह आना है? आशा आयुर्वेदा राजौरी गार्डन मेन मार्केट में है, और ये मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो आपने एक फैसिलिटी अभी आपने कहा कि हाल ही में हमने जो है शुरुआत की है कि आप 100 रुपये में जो है जो लोग दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं उनको आप सेवा दे रहे हैं। कितने लोगों की ठहरने की व्यवस्था है आपके पास? 7 से 8 कपल वहाँ पर रुक सकते हैं एक बार में। अच्छा, तो पहले क्या अपॉइंटमेंट लेनी होती है, बातचीत करनी होती है, उसके बाद आप समय देते हैं? बिल्कुल, पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और ट्रीटमेंट करने का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी स्टार्ट किया जाता है। तो पेशेंट को पहले कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग आगे गाइड किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे फॉलोवर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी की समस्या है तो निराश मत होइए, और अगर IVF फेल हो गए हैं तो भी निराश मत होइए। नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसीज पॉसिबल हैं। आयुर्वेदा हज़ारों वर्षों पूर्व की बताई गई पद्धति है,
अगर आज एलोपैथिक साइंस इतनी सर्जरी में एडवांसमेंट में है तो वो इसलिए क्योंकि वो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं, और आचार्य सुश्रुत ने जो संहिताएं लिखी हैं उसी संहिताओं में उत्तर बस्ती चिकित्सा का जो है वो व्याख्यान बताया गया है कि उत्तर बस्ती के माध्यम से आप फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को यानी कि गर्भाशय की नलिकाओं को, वहाँ के स्रोतस को, अवरोध को रोक सकते हैं। तो अगर ये साइंस फेक है तो फिर तो हर साइंस ही फेक है। इसलिए आयुर्वेदा साइंस में रिजल्ट्स बिल्कुल मिलते हैं और आयुर्वेदा के माध्यम से ऐसी समस्याओं को रिजॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल है। आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निसंतानता की समस्या से निजात पाएं। तो बिल्कुल जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते जाएं और दोबारा से आपको जो है इस सेंटर की तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको दिल्ली के राजौरी गार्डन में आना है और नीचे नंबर और पता जो है दर्शाया गया है। आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर डॉक्टर साहब से आप मिल भी सकते हैं। आपको फिर दोबारा से जानकारी दे दें कि पिछले लंबे समय से अब तक हजारों घरों में इन लोगों ने एक दीपक जलाने का काम किया है। तो हमारा फर्ज है इस वीडियो को बनाने का, आपका फर्ज है इस वीडियो को शेयर करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर हमें दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।